आज जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं यूपी में राजस्व, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था। हमने कल आपको बताया था कि हम आपको पूरी तैयारी यानी कि 32 चैप्टर में हम खत्म करा देंगे, यानी कि हम 32 टॉपिक्स हम आपको देंगे, उन्हीं टॉपिक में हम आपकी पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे और इस 32 टॉपिक में से आपके 100 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी में राजस्व, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था बच्चों यूपी में किस प्रकार शुरू होती है, प्रशासनिक व्यवस्था सबसे पहले देखते हैं राज्य सचिवालय की तरफ से। ठीक है, तो राज्य सचिवालय जो क्या है, ये राज्य सरकार का तंत्र का तंत्र है। क्या है ये? राज्य सरकार का तंत्र का तंत्र कहा जाता है इसे। राज्य सरकार का तंत्र किसे कहा जाता है? राज्य सचिवालय को। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले प्रमुख सचिव यानी कि सबसे, फिर उसके बाद विशेष सचिव या अपर सचिव, उसके बाद सह सचिव, उसके बाद उप सचिव, उसके बाद अनुभाग सचिव। ये कुछ पद हैं जो बड़े पद हैं राज्य सचिवालय के। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपसे पूछ ले पेपर में कि राज्य सचिवालय में सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो प्रमुख सचिव का होता है। या राज्य सरकार का तंत्र को जो है वह राज्य सरकार का तंत्र किसे कहा जाता है, तो राज्य सचिवालय को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं क्या जानकारी है सामान्य जो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मंडल है कुल 18। ठीक है, और जो मंडल 18 है और इनका जो हेड होता है ये होता है आपका आयुक्त। आयुक्त मतलब कमिश्नर। मंडल का हेड आयुक्त होते हैं। जिले होते हैं 75, यूपी में जिला जो है 75 है। इनके हेड जो है वो है डीएम साहब अपने। ठीक है, हेड डीएम है। जोन है 8, इनके हेड है आईजी। और रेंज जो है वह 18 है, इनके हेड जो है डीआईजी होते हैं। डीआईजी रेंज। ठीक है, और पुलिस कमिश्नरेट जो है वह 7 है। कौन कौन सी देख लेते हैं। लखनऊ, याद रखना ये सब आपके पेपर में पूछी जाएंगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। ठीक है, और केंद्रीय कारागार जो है वह है 8, जिसमें 1-2 अपने बरेली में है, और जिला कारागार जो है वो है 73। ठीक है, तो कैसे आपसे पेपर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो यूपी में कुल कितने मंडल हैं, तो कुल 18 मंडल हैं। और इनके हेड कौन होता है, तो कमिश्नर, या ब्रैकेट में लिखा हो सकता है आयुक्त। जिला का हेड आप जानते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी डीएम। जोन 8 है, रेंज 18, पुलिस कमिश्नरेट 7, और केंद्रीय कारागार 8 और जिला कारागार 73। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जो सेंट्रल जेल थी वह बरेली में थी। देखिए किस प्रकार आयुक्त, और आयुक्त के अंडर में क्या क्या आता है। आयुक्त के अंडर में डीएम। ठीक है, और डीएम के अंडर में तहसील जो है सबसे बड़ा अधिकारी तहसील में। वैसे तो डीएम होता है, लेकिन एसडीएम जो है वो जितने राजस्व के काम है वो सब एसडीएम संभालते हैं। एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानूनगो, और उनके नीचे होते हैं लेखपाल। ठीक है, जो लेखपाल है, लेखपाल अपने जो ये आ गए इधर, और ये गांव के सब खेत का हिसाब किताब रखना, यानी कि चक कौन सा ज्यादा है कम है, रकबा, वो सब देखना इनका काम है। और आयुक्त जो डीएम सर, डीएम के नीचे एडीएम, फिर इधर आपका बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी, और एडीओ। ठीक है, तो ये सब जो है भाई आपका डीएम साहब आयुक्त के अंडर में सब आता है। ये आपने देखा अभी राजस्व के बारे में। पुलिस व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था में जिले में पुलिस का प्रधान कौन होता है। तो ये सब आपके लिए इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि होमगार्ड
में आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ये चैप्टर दे रखा है, इससे आपके सवाल जरूर बनेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर आने हैं। ठीक है, तो जिला में पुलिस का प्रधान पुलिस उपाधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपके एसपी सर होते हैं। और दूसरा, रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजी होता है। रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी है, सॉरी डीजीपी होते हैं। और थाने का नियंत्रक अधिकारी एसएचओ होता है। एसएचओ की अनुपस्थिति में अधिकारी जो रहेगा वो सब इंस्पेक्टर यानी कि जो वहाँ का दरोगा होगा सबसे सीनियर वह रहेगा। और इंस्पेक्टर का ट्रांसफर जो है, इंस्पेक्टर का ट्रांसफर एसपी एसएसपी या कोई बड़े लेवल के अधिकारी कर सकते हैं। ठीक है, और यूएनओ के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मियों का होना अनिवार्य है। ठीक है, यूएनओ की अनुसार 1 लाख की जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मियों का होना अनिवार्य है। और पुलिस व्यवस्था के अधिकारियों को 4 घंटा ऑफिस में बैठना जरूरी है। यानी कि जो पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वह 4 घंटा तक अपना समय ऑफिस में जरूर देंगे, चाहे वह जनता की सुने, जनता नहीं है तो अपने बैठेंगे कोई काम करेंगे, लेकिन वह 4 घंटा ऑफिस में जरूर देंगे। और जो भारतीय पुलिस व्यवस्था है उसका जनक कॉर्नवालिस को कहा माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो बच्चों ये सब याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा। अब आगे, आतंकी हमलों से निपटने के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को आतंकी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो है वह लखनऊ में है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को आतंकी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में है। वहीं BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो 8 हैं, यानी कि PAC की जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो 8 हैं। और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है। ठीक है, और राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद में है। IPS वगैरह की ट्रेनिंग इनकी यही हैदराबाद में होती है। और यूपी में प्रथम केंद्रीय कारागार जो है बरेली में है, और बरेली में 2 केंद्रीय कारागार हैं। ठीक है, कितने केंद्रीय कारागार हैं? बरेली में 2 केंद्रीय कारागार हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे होमगार्ड भाइयों, आप जरूर इसको याद रखना। सारी चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं, ये मत सोचना कि ये पेपर में नहीं आएंगी। ये आपकी एक एक चीज आपके पेपर में जरूर आएंगी, इनसे आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आप लगातार लगे रहिए पेपर में और हमारे साथ जुड़े रहिए वर्धन सिविल एकेडमी के साथ। लेकिन आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। अब पुलिस की थोड़ी सी छोटी सी कार्रवाई है उसके बारे में जानते हैं। कोई भी चार्जशीट होती है वह पुलिस को 90 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल करनी होती है। कब दाखिल करेंगे? 90 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल करनी होती है चार्जशीट। और यदि 90 दिन में किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो 90 दिन का समय अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि पेपर में किस प्रकार आएगा। चार्जशीट दाखिल करने का कम से कम समय कितना है? 90 दिन। और अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो 90 दिन। ठीक है, और FIR की फुल फॉर्म देख लो क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR की है फुल फॉर्म। और 3 प्रतियां जो हैं, 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं FIR की, 3 कॉपी तैयार की जाती हैं। तो बच्चों 1 कॉपी रहती है, यानी कि जिसने FIR लिखवाई है उसके पास 1 कॉपी थाने में और 1 कॉपी चार्जशीट के साथ दाखिल कर दी जाती है कोर्ट में। तो मेरे होमगार्ड साथियों, अभी आपने प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में जाना, जो बेसिक जानकारी है जो आपके पेपर में आने के लायक हैं। और उसी हिसाब से अब हम बढ़ते हैं आगे राजस्व परिषद की तरफ, जिसमें हम यूपी के राजस्व परिषद को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है प्रशासनिक विभाग और दूसरा न्यायिक विभाग। प्रशासनिक विभाग का जो हेडक्वार्टर है वह लखनऊ में है, और न्यायिक विभाग का हेडक्वार्टर जो है वह प्रयागराज में है। और इसमें प्रशासनिक विभाग में सदस्य की संख्या कितनी है? 2 है, और फिर पोस्ट जो है वह 14 है। ठीक है, और यहाँ राजस्व परिषद के न्यायिक विभाग में सदस्यों की संख्या 7 है, अनुभाग 2 है। इनको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और इधर जो है आपका राजस्व परिषद में अनुभाग 19 है।
तो मेरे होमगार्ड साथियों, आपके लिए बहुत छाँट-छाँट के बहुत अच्छे से नोट्स बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये अगर आपने ये पढ़ लिए तो आप मान के चलो कि आप होमगार्ड पढ़ना आपका तो सपना 100% सफल हो जाएगा, आपका साकार हो जाएगा 100% आपका सपना अगर आपने हमारे साथ लग गए इसमें पढ़ने के लिए तो साथियों यूपी में अब देखते हैं चकबंदी कब से शुरू हुई है। तो यूपी में जो चकबंदी है वह 1954 से शुरू हुई है। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई है? कैराना, जो शुरुआत में मुजफ्फरनगर में था, यानी कि उस समय मुजफ्फरनगर जिला था, अब वर्तमान में शामली जिला पड़ता है। ठीक है, तो यूपी में सबसे पहले चकबंदी दो जगह पे हुई थी, एक तो मुसाफिर खाना सुल्तानपुर वर्तमान में अमेठी और दूसरा जो है कैराना मुजफ्फरनगर वर्तमान में शामली। ठीक है, तो इन दो जगह आपके यूपी में पहली बार चकबंदी शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। ये आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और यूपी में जो बैट है वह 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था और जो यूपी में नई कृषि नीति है यह 2013 में लागू हुई है। ठीक है, तो यूपी में नई कृषि नीति कब लागू हुई है? 2013 में। तो बच्चों आपको ये सब याद करना है, पढ़ना है। मेरे वर्धन सिविल एकेडमी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर चैनल बना हुआ है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, और उस पर आप जाके इसके एमसीक्यू सारे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे होमगार्ड साथियों, अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं यह है आपका राजस्व शब्दावली। कौन सी? राजस्व शब्दावली। यानी कि ये आपको पढ़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी मेरी पढ़ाना ये है कि क्योंकि आपके सिलेबस में ये पूछा गया है। ठीक है, जब आपके सिलेबस में पूछा गया है तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लेखपाल के पेपर में आने वाली चीजें हैं। जो बच्चे लेखपाल का एग्जाम देते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पढ़ना होता है, लेकिन आपके होमगार्ड के सिलेबस में ये दे रखा है, तो इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जमाबंदी को देखते हैं। जमाबंदी क्या होता है? ठीक है, जमाबंदी जो है जमीन की जो मलकियत के अधिकार हैं उसकी किताब होती है। किसकी? जमीन के मलकियत की किताब को क्या बोलते हैं? जमाबंदी बोलते हैं। दूसरी है लाल किताब। लाल किताब जो है इसमें क्या रहता है? गांव की भूमि की संपूर्ण जानकारी रहती है। आपसे ये पेपर में जरूर आएगा, ये मान के चलो। 1 से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर आएंगे, एक शब्दावली आपके पेपर में जरूर गिरेगी, क्योंकि उन्होंने जब आपसे पूछा है तो। ठीक है, और पूछते हैं सजरा क्या है? सजरा होता है बच्चों गांव का नक्शा। जो कि आपने कपड़े पे देखा होगा। यानी कपड़े पे जो बना होता है नक्शा उसको बोलते हैं राजस्व भाषा में सजरा बोलते हैं। और खसरा जो होता है वह आपका भूमि क्रमांक होता है। भूमि क्रमांक खसरा को बोला जाता है। और खतौनी जो है, आपको सभी को पता होगा, जमीन की मलकियत जो है हक होता है, यानी कि काश्तकार का विवरण होता है। लिख लो, काश्तकार का विवरण या जमीन का मलकियत हक जो होता है वह खतौनी पर होता है। फर्द देखो क्या होता है? फर्द जो होता है वो नकल को बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी फर्द निकलवाने जाता है, यानी कि जमीन का रिकॉर्ड निकलवाता है, तो उसकी नकल जब ले रहा है तो वो क्या होता है? फर्द बोला जाता है उसको। ठीक है, आगे देखते हैं गट्ठा क्या होता है। जानते सभी हैं, लेकिन उसका जो गांव में रहते हैं लगभग सभी जानते हैं गट्ठा क्या होता है, लेकिन उसकी जो पैमाइश होती है उसका जानना बहुत जरूरी है। गट्ठा की पैमाइश पूछी जाएगी 57.157 इंच। ठीक है,
तो 157 इंच जो होता है वह गट्ठे की पैमाइश होती है। और यह जो है जरीब का 10वां भाग होता है। ठीक है, जरीब का 10वां भाग होता है एक गट्ठा। और देखते हैं गिर्दवार, अगला देखते हैं गिर्दवार बच्चों, यानी कि जो खेतों में जो फसल हो रही है उनका जो रिकॉर्ड रखना होता है ना, जो यानी कि जो खेतों में जो फसल हो रही है, खेतों व फसलों का रिकॉर्ड रखने का जो निरीक्षण करने का जो रिकॉर्ड होता है, गिर्दवार खेतों व फसलों का निरीक्षण करने का निरीक्षण रिकॉर्ड लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि गिर्दवार जो है खेतों व फसलों का निरीक्षण करने का रिकॉर्ड होता है। और हदवस्त बच्चों तहसील में गांव का शिखरवार नंबर होता है, यानी कि तहसील में गांव का शिखरवार नंबर, यानी कि गांव में तहसील में गांव का शिखरवार नंबर जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हदवस्त बोलते हैं। और पंचझाल पंचझाल जो है बच्चों, ये पिछले साल का खसरा, पिछले साल का जो खसरा है उसे पंचझाल कहते हैं। और चांदा जो है क्या होता है, ये चांदा जो है ये सीमा चिन्ह। ठीक है, और मुनारा मुनारा जो है वह सर्वेक्षण चिन्ह होता है। ठीक है, और मौसूली जो है वह वसूली प्राप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन से जो हैं इनके शब्दावली हैं जो आपके काम आने वाली हैं आपके। ठीक है, आगे है आपकी मसाहती ग्राम। मसाहती ग्राम जो है वह बोलते हैं जिसकी सीमा ना हो, यानी जिस गांव की सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, तो ऐसे गांव को क्या बोलते हैं, मसाहती ग्राम बोलते हैं। और रकबा किसे बोलते हैं, रकबा बोलते हैं क्षेत्रफल को। कहते नहीं हमारा इतना रकबा वहां पे है, तो इस तरीके से जमीन बात होती है तो ऐसे बोल देते हैं हमारा इतना क्षेत्रफल वहां, इतना मतलब क्षेत्रफल तो नहीं बोलते, रकबा बोलते हमारा इतना रकबा वहां पड़ा है खेत का। सही है, तो इस तरीके से बोला जाता है। बाद ही आपका रहता है बैनामा, क्या होता है पता सबको है, लेकिन इसको शब्द इसकी है विक्रय पत्र, विक्रय पत्र बैनामा। और मुसन्ना क्या होता है, असल रिकॉर्ड, असल रिकॉर्ड को मुसन्ना। और जलसा आम, जलसा आम है जो बच्चों ये बोलते हैं जनसभा को। सब पढ़ते रहो, आराम से देखते रहो, लिखते रहो, क्योंकि ये सब आपके काम आने वाली चीजें हैं। और कोई भी एक मैं नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा, लेकिन एक नंबर आपका पक्का करके जरूर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुर्द, खुर्द बोलते हैं छोटा के लिए। ठीक है, और पैमाइश,
पैमाइश भूमि का पैमाना होता है। पैमाइश जो है वह भूमि का पैमाना होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व शब्दावली में बेवा जो है, बेवा विधवा के लिए बोला जाता है जिसके पति नहीं होते हैं, यानी किसी विधवा स्त्री के लिए बेवा बोला जाता है। और जोजे जो है वह पत्नी के लिए बोला जाता है। जोजे पत्नी के लिए, और बल्द जो है बल्द पिता के लिए बोला जाता है। और कौमियत जो है वह उस कौमियत शब्दावली जो है वह जाति के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये शब्दावली है आपकी, बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। और साकिन निवासी के लिए, साकिन निवासी के लिए, और जरीब जो है भूमि नापने की लंबी लोहे की छड़, लंबी लोहे की छड़ को यानी जरीब बोलते हैं। और साथ में गोसा, गोसा बोलते हैं खेत के हिस्सा को। गोसा जो है वह खेत के हिस्सा को बोलते हैं। बालिद पिता को, और बालदा माता को। ठीक है, तो मेरे प्यारे होमगार्ड साथियों, आपके लिए मैंने ये बताया कि जो अभी तक हमने आपको पुलिस की व्यवस्था दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था दिखा दी, और राजस्व व्यवस्था हमने आपको पूरी पढ़ाई है, साथ में राजस्व शब्दावली जो कि आपकी सिलेबस में है, लेकिन पढ़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। एक शब्दावली एक जरूर आएगी, कोई कौन सी आएगी इसको मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन एक शब्दावली आपकी जरूर आएगी। क्यों रोग? तो प्यारे होमगार्ड साथियों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर कर दें, आप ताकि आप औरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं आपको अपने चैनल पे सारी चीज यानी पूरा सिलेबस आपको तैयार कराऊंगा। जो आपके होमगार्ड सिलेबस में 32 टॉपिक हैं, ये 32 के 32 टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। और 32 टॉपिक ये नहीं कि मैं केवल खिचड़ी पकाऊंगा या घास काटूंगा, उसमें ऐसी चीजें दूंगा आपको जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगी। ठीक है, तो फिर लगे रहिए, जुड़े रहिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब तुझे बंद करना